नमस्कार शोधार्थियों। आज हम YouTube चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से, क्योंकि कहना ज़रूरी है, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में बिहार में जन्मे, मुंगेर जिले में जन्मे यतीश कुमार जी के साथ हैं। यतीश कुमार जी पिछले कई वर्षों से साहित्य जगत में अपनी विशेष रचनात्मक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कई चर्चित उपन्यासों, कहानियों, वृतांतों पर उनकी काव्यात्मक समीक्षा ने, आलोचना ने पाठकों का ध्यान खींचा है। खास तौर पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां, बेबाक बिंदास टिप्पणियां आकर्षित करती हैं साहित्य समाज को। उनकी कविताएं और संस्मरण, चाहे वो तमाम समसामयिक पत्र पत्रिकाएं हों, नया ज्ञानोदय, हंस, आहा, जिंदगी, सन्मार्ग, प्रभात खबर, वागर्थ, ऐसे कई अधिकतर प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में ये लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। समालोचन हो, जानकी पुल या पहली बार, कविता कोश, ऐसे कई चर्चित साहित्यिक ब्लॉगों पर भी इनकी रचनाएं उपस्थित हैं, मौजूद हैं। शोधार्थियों, आप वहां से भी नोटिस ले सकते हैं। इनका अंतस की खुरचन ये पहला कविता संग्रह आया है और साहित्य जगत में, कविता जगत में, आलोचना जगत में इसकी धूम है और मुझे लगा कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इसे शामिल किया जाना चाहिए। साहित्य सृजन के साथ साथ विभिन्न साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं में भी वे लगातार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इन दिनों कोलकाता की साहित्यिक संस्था नीलांबर के अध्यक्ष हैं। भारतीय रेलवे सेवा के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। वर्तमान में ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड का कार्यभार संभाल रहे हैं। दृष्टि संपन्नता हो या दृष्टिकोण देने का जो दायित्व, कविता नज़र से बढ़कर नज़रिए की बात करती है। कविता दूरदर्शिता और भविष्य की ओर किस तरह से उलझनों को, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को कैसे निदान की ओर लेकर जाए, कुछ समाधान ढूंढे, ऐसी भी चिंता यतीश जी की लगातार इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में मौजूद रहती है। तो मैंने कहा कि ये दृष्टि संपन्नता के कवि हैं, दृष्टिकोण के कवि हैं और इनके जो समकालीन हैं, जो इनके साथ अभी लिख रहे हैं, रच रहे हैं, उनसे यही तेवर, यही मिजाज जो है उन्हें अलगाता है। अपने समय के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वस्तुओं में, परिस्थितियों में, घटनाओं में उनकी दृष्टि किस तरह से उन चीज़ों को देख लेती है जो अब तक अनदेखा किया जाता रहा, यतीश कुमार जी की खूबी है। और उसे फिर शब्दबद्ध करना, क्योंकि भावना को, संवेदना को, करुणा को, मर्म को शब्दों में बांधना बड़ा दुरूह काम है और यतीश कुमार ये लगातार कर रहे हैं। दरअसल शोधार्थियों, मैं क्लासरूम में भी आपको ये बताती हूँ कि कविता जो है, और कालजयी कविता हो या कालजयी कवि हो, दरअसल उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो है, उसके सामने जो सबसे कठिन चुनौती होती है, वो होता है कैसे अनुभवों के तंतुओं को, स्मृतियों के तंतुओं को या संवेदना के तंतुओं को शब्दों में पिरोना। और जो भोगा हुआ सच कवि का है, जो भोगी हुई स्थितियां, परिस्थितियां और घटनाएं कवि की हैं, वो सबकी हो जाएं और वो दृष्टि और वो दृष्टिकोण कवि हमको थमा दे, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है और यतीश कुमार इसे स्वीकार करते हैं। इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कवि हमारा दूर तक और बड़ी देर तक साथ निभाता है। हम आइए साथियों, शोधार्थियों, हम इनकी कविताओं के सहयात्री बने और इस कविता की यात्रा में उन चुनौतियों को, उनके संवेदना के तंतुओं को, उनके अनुभवों को और उनकी स्मृतियों को भी साथ साथ जिएं। उनके अनुभव जन्यता के साथ साथ उनकी जो कल्पनाशीलता है, दरअसल ये हुनर, ये खूबी, ये कुवत, काबिलियत यतीश कुमार जी को उनके समकालीनों से अलगाती है। यही इनका जुनून, यही उनका जज्बा जो है उनकी कविताओं का तेवर है और यही उनको अन्य कवियों से अलग दिखाती है। यतीश जी की ही पंक्तियां अगर उधार लूं तो कहती हूं, सच तो ये है कि सारी जीवंत उत्पत्ति दबाव में आकर उभरती है। दबाव, प्रेशर्स को वो पहचानते हैं। कंटेम्प्ररी जो प्रेशर्स हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, यतीश कुमार उनको उभारते हैं। दबाव में आकर उभरती है, चाहे कोख में शिशु हो या जमीन के नीचे पड़े बीज का अंकुरन।
यतीश कुमार ऐसे ही कवि हैं जो दबाव को कविता में बड़ी साफगोई से उकेरते हैं। तो शोधार्थियों, बहुत देर न करते हुए आज मैं आपके साथ यतीश कुमार जी की 5 कविताओं के बहाने उनके वाचन, विवेचन और विश्लेषण के साथ आपको उन कविताओं में जो मौजूद दृश्य हैं, जो धड़कते हुए दृश्य हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो जीवंत करती हैं आसपास को, अपने परिवेश को, तो उन दृश्यों और उन ध्वनियों में जो रचा बसा संसार है यतीश कुमार का, और दृष्टि तो सबके पास होती है, एक नज़र तो सबके पास होती है जिससे हम देखते हैं कविता को परखते हैं, लेकिन मैं यतीश कुमार को दृष्टिकोण का कवि कहती हूँ, नज़रिए का कवि कहती हूँ, क्योंकि वो आपको एक नज़रिया भी थमाते हैं कि इस तरह से देखें। देखना ही ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को जानना, समझना, परखना, उसके लिए एक नज़रिए की ज़रूरत होती है, और यतीश कुमार आपको निश्चित तौर पर यह देते हैं। मेरी पहली पसंद की कविता है दुख सुख। यतीश कुमार जी की यह कविता। माँ आई बैठी सामने, मैंने दुख को नहीं माँ को देखा। पिता आए गले लगाए, मैंने सुख को नहीं पिता को देखा। क्षण भर में माँ ने आगोश से अलग कर दिया, जाना कि सुख क्षणिक है, स्थायी दुख की दवा खोजती माँ अब भी वहीं बैठी है, और मैं दुख को दुख की तरह प्रेम करने की। देखिए शोधार्थियों, ये सुख दुख के पैमाने, ये सुख दुख की परिभाषा कहीं और आपको नहीं मिलेगी। माँ दुख को संजोती है, संभालती है, समेटती है, लेकिन अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को उसकी छाया तक नहीं पड़ने देती। माँ जिस तरह दुख को सोख लेती है, पिता सुख को बांटता है, सुख को पसारता है, सुख को फैलाता है। तो इन दोनों के आगोश में वो गर्माहट है, वो तृप्ति है, वो संतोष है कि इन दोनों ने दुख और सुख को एक संतुलन में जीने का गुर सिखाया। और वो यतीश कुमार जी कहते हैं कि तब मैं इन दोनों से परे होकर प्रेम की यात्रा पर निकल जाता हूं, और प्रेम के वास्तविक स्वरूप को न केवल खुद चीन पाता हूं, पहचान पाता हूं, बल्कि दूसरों को भी वो नजरिया देता हूं कि इन दोनों से कैसे निकलकर एक संतुलन का मार्ग अपनाते हुए, एक सामंजस्य का मार्ग अपनाते हुए, किस तरह से विशाल हृदय से, किस तरह से उदार हृदय से हम प्रेम की यात्रा पर निकल सकते हैं। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है आग। अफवाह एक दिया सलाई है, अफवाह एक दिया सलाई है, और दिल है कि कच्ची नफरतों का दस्तावेज लिए घूम रहा है। दर्द से ज्यादा परेशान करती हैं उसकी चेतना और स्मृतियां, अंगार प्रस्तरों में तब्दील हो रही हैं। धौंकनी से जलती आग तो सब देखते हैं, धौंकनी के भीतर जलती आग की परछाई कोई नहीं देखता। राख से नीचती चिंगारी अपनी पलकें बंद करती है और कहती है, बचाओ इसे, बचाओ इसे कि राख भी खाक न हो जाए। अफवाहिक दिया सलाई है। जो दुष्प्रचार हैं, जो जानबूझकर फैलाए जाते हैं, जानबूझकर लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, प्रचारित किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, वे कहते हैं कि ये कच्चे दस्तावेज, ये नफरतों के कच्चे दस्तावेज हैं, और इनसे लोग परेशान हैं, इनसे क्षुब्ध हैं, इनसे हैरान हैं, नाराज हैं। दर्द से ज्यादा परेशान करती है दर्द की कुलबुलाहट, दर्द की आशंका, दर्द की चिंता, और वह चेतना लगातार हमें झुलसाती है, हमारे भीतर की ऊब को, हमारे भीतर की आब को, हमारे भीतर के क्या कह सकते हैं, होश जोश को, उत्साह को, ऊर्जा को झुलसाती है, खत्म कर देती है। तो दरअसल यतीश कुमार कहते हैं कि इसे आग को जलता हुआ सब देखते हैं, लेकिन आग किस वजह से लगी, या आग के कारणों पर, या आग को किस तरह से रोका जा सकता था, आग को किस तरह से बचाया जा सकता था, सब कुछ जले न, उनको कैसे संभाला जा सकता था, इस पर कोई चिंता नहीं करता। तो चिंता से पहले चिंतन की बात यतीश कुमार लाते हैं, और इस कविता में भी यही बात है कि दरअसल
आंखें मूंद लेने से वास्तविकता बदल नहीं जाती। अपने आप को अपने सुरक्षित खोहों में बचा लेने से, छिपा लेने से, एक कंफर्ट जोन में चले जाने से बाहर की जो परिवेश में पसरी हुई चिंताएं हैं वे बदल नहीं जाती। उनको चिंतन के जरिए ही, उनको नजरिए के जरिए, दृष्टिकोण के जरिए ही बचाया जा सकता है। और भीतर जो खुदबुदाता है, भीतर जो बचाए रखने की चीज है, वो है चेतना। इस चेतना को झुलसने नहीं देना है, इसको मरने नहीं देना है। तो भीतर की आग और बाहर की आग, आग सृजनात्मक भी होती है कि केवल आग विध्वंस नहीं करती। आग से आंच आती है, ताप आती है, ओज आता है, ओजस्वी होता है व्यक्ति, ऊर्जा मिलती है। तो उसकी सकारात्मक पहलुओं को देखना है, उसके मन्य रूप को पहचानना है। यतीश कुमार की ये चिंता जो है दरअसल चिंतन की ओर ले जाती है। तीसरी कविता है मन्नत। कोसने की लंबी फेहरिस्त और मन्नतों की आपसी जंग का बोझ लिए समय घूम रहा है। चीथड़ों में यह पयाम है कि युगों से यात्रा में हैं लोग, फिर भी सही जगह नहीं पहुंच पाते। उसकी आंसुओं की नमी से मंदिर की दीवार मसक गई। अरमान के कमल बिना पानी के सूख गए। सोग अब शब्द भर नहीं रहा, नडोया की लड़ी बन गया। जंगली बेलों सी फैल रही है, जंगल दफन हो रहे हैं। इंसानों को दफन करने के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना है कि या खुदा तेरा मन्नत गुजार रहूं। 100 द्वार भले ही बंद हो जाएं, पर एक दरवाजा खुला रहे। मैंने कहा ना, यतीश कुमार उम्मीद के कवि हैं, आस और उजास के कवि हैं। तो यतीश कुमार कहते हैं कि 100 विडंबनाओं में, 100 दुश्चिंताओं में, 100 तरह की आपदा विपदा के बीच भी अगर एक आस, एक उम्मीद बची रह जाती है, एक दरवाजा, एक प्रार्थना, और उस प्रार्थना एक आस्था बची रह जाती है, एक भरोसा और विश्वास बचा रह जाता है, तो हम समूची सृष्टि को बचा लेंगे, हम मानवीय संस्कृति को बचा लेंगे। जो कुछ भी सकारात्मक है वह मन्नतों से पूरा हो जाएगा, प्रार्थना से पूरा हो जाएगा, आस्था से पूरा हो जाएगा। तो इसके बल को पहचानने की कुवत दरअसल वो ये, फिर से मैं वही कहूंगी कि दृष्टि के कवि हैं, वो देते हैं अपने अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को, अपने सहृदय समाज को, कि देखो जो कुछ जहां धसक रहा है, मसक रहा है, सूख रहा है, या जो ऊब उकताहट फैल रही है तेजी से, जो जरूरतें और क्या कह सकते हैं, आस उम्मीद दफन हो रही है, उसे बचा लेने की बहुत जरूरत है। तो खुदा, मैं ये मन्नत मांगता हूं, मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, अपने लिए नहीं, अपने जैसों के लिए, अपने अपनों के लिए, समूची मानवीय प्रजाति के लिए, समूची मानवीय सृष्टि के लिए, क्या कि आस्था बची रहे, मूल्य, जीवन मूल्य बचे रहें, मन्नत और प्रार्थनाएं बची रहें। और जब तक ये बची रहेंगी, हर आस, हर उम्मीद को जगाने का मौका मिलेगा। अगली कविता है दबाव और सृजन। पहाड़ बनते देखा है कभी, या नदी बनते देखी है? पहाड़ बनते देखा है कभी, या नदी बनते देखी है? नक्षत्र में सितारे जुड़ते देखे हैं कभी, या जंगल का सृजन होते देखा है? यानी ये नदी, पहाड़, नक्षत्र और जंगल, ये बेशकीमती हैं, ये अपने ही क्या कह सकते हैं, अपने में समृद्ध हैं। और इनका जो समृद्ध संयोजन है, ये जो अपने आप में बनकर उभरते हैं, निखरते हैं, इनको बनाने वाला, उनका सर्जक, या इनको किस तरह से जुटाया गया, किस तरह से जोड़ा गया, किस तरह से संभाला और सजाया गया, वह कोई नहीं जानता। लेकिन ये संसाधन, जरूरी संसाधन, सांस लेने की जरूरत, जल जंगल जमीन, जो ये पहाड़, जंगल और नक्षत्रों की बात करते हैं, पहाड़ नदी की बात करते हैं, इनको बचाए रहने की, इनको बनाए, सुरक्षित, संरक्षित करने की मुहिम इस कविता में दरअसल मुझे दिखाई देती है। शोधार्थियों, आप देखें, दुखों के पहाड़ भी अनदेखे खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं जोड़ता इन्हें, कोई नहीं चाह कर कोई दुख को आमंत्रित नहीं करता, कोई चाह कर दुख को गले नहीं लगाता। तो ये अनदेखे ही, अनजाने ही हमारे आसपास इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। भावना की नदी भी बिन बताए अनचाहे बह जाती है। संवेदना का एक ज्वार आता है, एक त्वरा के साथ, एक प्रवाह के साथ, एक गति के साथ संवेदना और भावना बह निकलती है और सबको अपने में समो लेती है, सबकी हो जाती है।
तने का फैलाव, जड़ों का तने का फैलाव और लदे फल का झुकाव तो सब देखते हैं। किस तरह से विस्तार हुआ जड़ों का, किस तरह से जड़ें पसरी, आसपास को उसने पकड़ लिया, थाम लिया, और किस तरह से लदे फल झुकते हैं, ये तो सब देख पाते हैं। लेकिन इनकी वजह, इनकी ये किस कारण से, वो तो सब देखते हैं, पर मिट्टी के दबाव में बीज का अंकुरन, वो बीज किस तरह से फूटा होगा, छटपटाया होगा, बेचैन हुआ होगा, अपनी आंच को, अपनी ताप को बरकरार रखते हुए जमीन फोड़ कर निकल आया होगा, किस तरह से वह उर्वर हुआ होगा, किस तरह से वो जीवित हुआ होगा, निकला होगा। ये जड़ों का संतुलन कोई नहीं देखता, बीज का अंकुरन कोई नहीं देखता। जनता के हालात तो दिख जाते हैं, जो कुछ बाहरी है, जो बाहर पसरा है, दिखता है, जो इस दृष्टि से लोग देखते हैं, जो इन आंखों से लोग देखते हैं, वो तो देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे का परिदृश्य, नेपथ्य की चीजें दिखाई नहीं देती। जनता के हालात तो दिख जाते हैं, पर भीड़ के हालात, राजतंत्र को भी नहीं दिखता। भीड़ को बनते नहीं, बल्कि भीड़ को दिशाहीन होते सब देखते हैं। भीड़ जुटी क्यों? वो एक जैसे मन में दबाव लिए, एक जैसी चिंताएं लिए, एक जैसे परेशानियों, आफतों के कारण ही तो भीड़ जुटी। तमाशबीन भी अगर वे रहे तो एक जैसे लोग ही एक जगह एकजुट हुए ना, उसकी वजह को कोई तलाशता नहीं राजतंत्र भी, बल्कि भीड़ को दिशाहीन होते सब देखते हैं। पहाड़ को उजड़ते, नदी को सूखते भटकते, उल्का पिंडों को गिरते और भस्म होते सब ने देखा है। जो साक्ष्य हैं, जो प्रामाणिक हैं, जो जिनका दस्तावेजीकरण हो गया, जिनको डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, वो तो सबको प्रथम साक्ष्य के रूप में प्रामाणिक तौर पर दिखाई देता है। सच तो ये है कि सारी जीवंत उत्पत्ति दबाव में आकर उभरती है। यहां मुझे मार्क्सवाद दिखता है। दो विरोधी शक्तियों का आपस में घर्षण, दो विपरीत शक्तियों, विपरीत संघर्ष से जो नई चेतना फूटती है, उसकी बात दरअसल कवि यहां कर रहे हैं। तो वे कहते हैं, सच तो ये है कि सारी जीवंत उत्पत्ति दबाव में आकर ही उभरती है, चाहे कोख में शिशु हो या जमीन के नीचे पड़े बीज का अंकुरन। सृजन दबाव का विस्तार है। मैंने कभी कहा है आपको शोधार्थियों कि यातना आपको रचनात्मक बनाता है। जब आप जूझ में होते हैं, जब आप घर्षण में होते हैं, जब आप संघर्ष में होते हैं, तो संग संग हर्ष, वो नई चेतना, नई उत्पत्ति, नया सृजन, नए रचनात्मक जो तेवर है, वो आपको उस यातना से, उस संघर्ष से, उन चुनौतियों से मिलता है। यही यहां पर यतीश जी कहते हैं। सच तो ये है कि सारी जीवंत उत्पत्ति दबाव में आकर उभरती है, चाहे कोख में शिशु हो या जमीन के नीचे पड़े बीज का अंकुरन। सृजन दबाव का विस्तार है, पर दबाव को कोई नहीं देखना चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। बेहतरीन कविता। दबाव, प्रेशर एरियाज जो हैं, प्रेशर को लोग बर्दाश्त नहीं करते, तनाव और घर्षण को बर्दाश्त नहीं करते, चैलेंजेस को लोग आंख मूंद कर अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन उस अस्वीकार में शाश्वत सत्य तो छिपा नहीं रह सकता। तो वो यतीश जी दरअसल वो दृष्टि दे रहे हैं कि आमने सामने उनका साक्षात कीजिए, उनको पहचानिए, और उनको पहचान कर उनके साथ दो चार कीजिए, उनके साथ मुठभेड़ कीजिए। अगली कविता, अच्छा होना। कैसी कुछ विपरीत चीजें जिनको कभी अच्छा नहीं कहा गया, चाहे वो कीचड़ हो या दूरी हो या पीठ से पीठ लगाकर बैठना हो। लोग कहते हैं ना आमने सामने होना अच्छा है, पीठ दिखाना या दूरी हो जाना या कीचड़ का किस तरह से अच्छा होना है। हर उस वस्तु में जिसे लोगों ने अनदेखा किया, जिसे लोगों ने अनदेखा करना चाहा, यतीश जी उसे खोज खोज कर अपनी कविता का कंटेंट बनाते हैं और फिर उसमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर चिंतन करें, आप सोचें, उसको एक नजरिया दें, तो वो बेहतर और अच्छी कही जा सकती हैं। अच्छा होना, कीचड़ अच्छे हैं धान के खेत में, तब अच्छे हैं ना। थोड़ी दूरी अच्छी है, हम कहते नहीं है कि दूरी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी अच्छी है घरों के बीच में। मकान का पीठ से पीठ सटाना अच्छा नहीं होता, गिरना अच्छा है पत्तों सा।
कौन कहता है कि गिरना अच्छा है, लेकिन पत्तों सा अगर गिरे तो, जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, गिरना अच्छा है पत्तों सा आंसुओं को जगह देते हुए। जलाना अच्छा है पानी की तरह बादल बनते हुए, कि उसमें भी कुछ बहुजन हिताय है। जल का वाष्प के रूप में बादलों में परिवर्तित हो जाना, तो जल जो ताप से, ज्वाला से धधक कर जल कर भाप बनकर बादल बन जा रहा है, दरअसल वो आगे बरसेगा और समूची सृष्टि की तृष्णा को हर लेगा, प्यास बुझा देगा। तो इस तरह से जलकर बादल बन जाना भी अच्छा है। जलना अच्छा है पानी की तरह बादल बनते हुए। खौलते पानी को बस एक जगह मिलने की देरी है। पहिया सुंदर है जब तक उस पर तोप नहीं बांधी जाए। पहिया तो गति देगा ना, पहिया तो आगे बढ़ाएगा, पहिया तो लेकर चलेगा। संगच्छध्वम, पहिया तो आपको चरैवेती आगे की ओर विकास देगा, बढ़ाएगा, लेकिन तभी तक अच्छा है जब उस पर तोप न सजी हो, तोप न बांधी जाए, जब वो विध्वंस न लाए, जब वो किसी भी अत्याचार या अनाचार में शामिल ना हो, जब वो हिंसा और क्रूरता में शामिल ना हो। तो कविता भी साथियों, शोधार्थियों, तब तक सकारात्मक है, तब तक सक्रिय है, तब तक सृजनात्मक है जब वह आस दे, आस्था दे, उम्मीद दे, मन्नत दे, प्रार्थना दे। तब तक ही कविता अच्छी है जब वह दूर तक, देर तक आपका साथ निभाए और कालजयी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।